हेलो एवरीवन। क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी जिसका चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम आगे फर्दर इसको क्लोनिंग वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के हैं, और फर्स्ट आर्टिफिशियली मेड प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस करेंगे, PBR 322। एंड नेक्स्ट जो PUC8 जो प्लाज्मिड है उसके बारे में इन्होंने कुछ बता नहीं रखा है, थोड़ा सा ये जो है उसके संदर्भ में बताया गया है, इसको देख लेंगे। और फिर जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो क्राउन गाल डिजीज़ कोज करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड देन व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अलग अलग टेक्निक, वेक्टर के बाद माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक्स जिसको जीन गन भी बोलते हैं, और फिर जो है डीएनए को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है जिसको स्पूलिंग कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन PCR जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके ये स्टेप्स जो हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू कर लेते हैं वेक्टर्स से। सो बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्लोनिंग वेक्टर्स में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक तो प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके न्यूक्लियोइड के अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा होता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। और बेसिकली ये प्लाज्मिड जो होते हैं वो किसी जो बैक्टीरियल सेल होती है या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो इस प्लाज्मिड को यहाँ से रिमूव किया जाता है और इस प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है एज वेक्टर। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उनमें से एक तो है प्लाज्मिड और एक है बैक्टीरियोफेज। ओके, तो ये वेक्टर बेसिकली क्या करेंगे कि जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करके उसको अपनी जो सेल जिसके अंदर इसको आपको इनकॉर्पोरेशन करना है उसमें ये इनको जो है जो मेथड्स हैं उनके थ्रू इनको इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है। सो क्लोनिंग वेक्टर्स में प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी to replicate within bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA। तो अभी मैंने बताया थोड़ा सा प्लाज्मिड का बता रहा है ये कि प्लाज्मिड बेसिकली क्या होता है। प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरियल सेल में जो क्रोमोसोमल डीएनए है जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, इसके अलावा यानी इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहेंगे। तो ये इसकी जो ओरी होती है, ओरी मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसका कॉपी नंबर जो है डिसाइडेड होता है और ये अपने आप रेप्लिकेट करता है, मतलब अपने रेप्लिकेशन के लिए ये इस न्यूक्लियोइड के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल। देखिए बैक्टीरियोफेजेस का हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि लैम्डा। तो इसके अंदर ये बाहर वाली प्रोटीन की कोटिंग कैप्सिड है, अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये किसी भी बैक्टीरियल सेल को जब इन्फेक्ट करते हैं तो यहाँ से एक पिन से होल बना के अपना जीनोम जो है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको यहाँ पे अंदर ये छोड़ देते हैं। ठीक है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये दो पाथवे फॉलो कर सकता है। एक होता है लाइटिक पाथवे और एक होता है लाइजोजेनिक पाथवे। लाइटिक पाथवे के अंदर क्या होता है कि ये जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्लाज्मिड के तरीके से ही, जैसे प्लाज्मिड इसके जो न्यूक्लियोइड होता है इसके इंडिपेंडेंट रह के अपने आप को रेप्लिकेट करता है, तो ये भी ऐसे ही इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेप्लिकेट करता रहेगा इस बैक्टीरियल सेल की मशीनरी को यूज़ करके, और फिर ये ब्लास्ट हो जाएगी पूरी सेल। ठीक है। तो ये तो है लाइटिक पाथवे। लाइजोजेनिक के अंदर क्या होता है कि ये जो जेनेटिक मटीरियल है वायरस का वो इस न्यूक्लियोइड यानी कि इस क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और जैसे जैसे क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट होगा वैसे वैसे ये भी रेप्लिकेट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने जो एक्सप्लेन किया ना बैक्टीरियोफेज, वो सिर्फ लाइटिक फेज के बारे में बात कर रहा है, लाइजोजेनिक की नहीं। ठीक है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि प्लाज्मिड के तरीके से ही लाइटिक पाथवे में भी जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट करता रहेगा, और इसका जो रेप्लिकेशन की स्पीड होती है, जो नंबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है।
So bacteriophages, because of their high number per cell, have very high copy numbers. Copy number का मतलब वही है कि वो कितनी कॉपी अपनी प्रोड्यूस कर देता है of their genome within the bacterial cell. बैक्टीरियल सेल की मशीनरी को यूज करके, मशीनरी को यूज करने का मतलब ये है कि जो भी पोलीमरेज रहेंगे उन सबको यूज करेंगे ये. सम प्लाज्मिड्स में हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज. कुछ प्लाज्मिड जो सिर्फ जिनका कॉपी नंबर 1 या 2 ही होता है, मतलब कि ये जो प्लाज्मिड है ये 1 या 2 ही कॉपी बनाएगा. ठीक है. So some plasmids have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have 15 से लेके 100 copies भी बना सकते हैं. The numbers can go even higher if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA. We can multiply its number equal to the copy number. Definitely, अगर मैंने प्लाज्मिड के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है और उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करके यहाँ पे इसको अगर जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कितनी कॉपी बनेंगी फर्दर वो डिपेंड करेगा कि इस प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कितना है. मतलब क्या ये सिर्फ 2 ही प्लाज्मिड जो है प्रोड्यूस करेगा, रेप्लिकेट करेगा, या फिर इसका कॉपी नंबर ज़्यादा है. ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया है 15 से 100 कॉपीज तक का होता है इनका कॉपी नंबर. सो even higher if we are able to link an alien piece of DNA का मतलब वही है जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, विद बैक्टीरियोफेज में डाल दो उसको. ठीक है, बैक्टीरियोफेज में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये जो जीनोम होता है ना इसका, ये यहाँ पे इसमें से जो इसकी पैथोजेनिसिटी है वो वाले जीन को रिमूव करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. ठीक है, लेकिन बैक्टीरियोफेज को तो आदत होती है कि जैसे ही इसको बैक्टीरियल सेल मिलेगी ये इस पिन से जो है होल करेगा और अपने जीनोम को इधर डालेगा. इसको पता नहीं है कि भाई इसका जो जीनोम के अंदर जो पैथोजेन क्रिएट करने वाला जो जीन था उसको रिमूव करके एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मैनिपुलेट करके डाल दिया गया है. ठीक है, तो ये अपना जैसे ये प्रोसेस फॉलो करता है वैसे ही करेगा. लाइटिक फेज के थ्रू ये जो है रेप्लिकेट करेगा बाय यूजिंग इस सेल की मशीनरी, बैक्टीरियल सेल की मशीनरी. ठीक है, ओके. सो इफ वी आर एबल टू लिंक, ये हो गया, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर. तो कितना, जितना इसका कॉपी नंबर होगा किसी प्लाज्मिड का या बैक्टीरियोफेज का उतनी ही कॉपीज बनेंगी आगे आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी. Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from known recombinants. तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो हम अभी आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे है फीचर्स. तो देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ स्पेसिफिक वेक्टर, तो कौन सा वेक्टर अच्छा होता है? वेक्टर वो अच्छा जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो. सीधी सी बात है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है प्लाज्मिड के अंदर, वो एक सीक्वेंस होता है बेसिकली जहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होती है और यही डिसाइड करता है कि इसका कॉपी नंबर कितना होगा. मतलब ये एक प्लाज्मिड जो है आगे फर्दर जाके कितनी बार रेप्लिकेट करेगा. ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी यहीं पे आके इनकॉर्पोरेट होगा. ठीक है, सो जो वेक्टर है वो कौन सा अच्छा, यानी उसके फीचर्स, आइडियल वेक्टर के फीचर्स क्या क्या हैं. तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. दिस इज द सीक्वेंस, अभी बताया मैंने कि ये एक सीक्वेंस होता है फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन जहाँ पे स्टार्ट होती है, और कोई भी अगर आपको फॉरेन डीएनए यहाँ पे लिंक करवाना है वो भी इधर ही ओरी पे ही लिंक करेगा आके. कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल. दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं ओरी की, एक तो रेप्लिकेशन करवाना, दूसरा कॉपी नंबर डिसाइड करना of the linked DNA. So if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. ठीक है, तो जब भी आप चूज करते हैं किसी भी वेक्टर को तो जो स्पेसिफिक आइडियल वेक्टर कौन सा होगा जिसका कॉपी नंबर ज़्यादा होगा. क्योंकि अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर इसका कॉपी नंबर सिर्फ 2 है तो इसके सिर्फ 2 ही फ्रेगमेंट आपको मिलेंगे आगे चल के. लेकिन अगर इसका कॉपी नंबर 15 से 1000 के आसपास है तो फिर आपको कॉपी नंबर के अकॉर्डिंग ही इसकी कॉपीज़ मिलेगी. ठीक है, तो हमें तो कॉपीज़ ज़्यादा चाहिए, इसीलिए जिसका कॉपी नंबर ज़्यादा प्लाज्मिड वही अच्छा. फिर अगला है और के बाद सेलेक्टेबल मार्कर. अब देखिए ये प्लाज्मिड आगे बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ ये बताने का काम होता है सेलेक्टेबल मार्कर्स का. ठीक है, ये मार्क करेंगे कि ये इसके अंदर जो है प्रेजेंट है या नहीं है. इन एडिशन टू ओरी द वेक्टर रिक्वायर्स अ सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. उस सेल जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके अंदर ये प्लाज्मिड नहीं जा पाया, ठीक है, उसको
सिलेक्टेबल मार्कर ही बताएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ पीस ऑफ डीएनए, ये पीस ऑफ डीएनए introduced into host bacterium. You will study the process in subsequent section. Normally the genes encoding resistance to antibiotics such as, तो बेसिकली क्या होता है ना कि मैंने भी बताया था ना कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो प्लाज्मिड होते हैं ना, बेसिकली वो रेजिस्टेंस देने का काम करते हैं। जो भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस होता है, तो कौन सी एंटीबायोटिक्स होती है? एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं। और प्लाज्मिड जो है एक पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक होता है उसका रेजिस्टेंस जीन इसके प्लाज्मिड के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में। यहाँ पे ये एंटीबायोटिक का बताया है कि रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लाज्मिड्स, आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर। तो देखिए, अगर ये प्लाज्मिड जिसके अंदर मान लो एम्पिसिलिन मान लेते, एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस है, और अगर ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया है, या एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया है, ये यहाँ पे नहीं हो पाया, और अगर हम इसके ऊपर एम्पिसिलिन छिड़केंगे तो सीधी सी बात है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और ये सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि इसके पास वो प्लाज्मिड है, आ चुका है, जिसके पास एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस थी, ठीक है। तो इसको फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे कि भैया ये हमारा ट्रांसफॉर्म्ड क्या है? सेल है, ठीक है। फिर इसकी कॉपी करवा लेंगे आगे, ओके। So, are considered useful selectable markers for E. coli. The normal E. coli cells do not carry, अब ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है ये, कि नॉर्मल E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics. E. coli बैक्टीरिया जो होता है वो हमारी इंटेस्टाइन में मिलता है, और जब भी वाटर का टेस्टिंग करते हैं तो इसकी प्रेजेंस भी देखी जाती है। तो ये जो होता है ये किसी के प्रति भी रेजिस्टेंस शो नहीं करता है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए भी कि अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है और एंटीबायोटिक्स जो है वो इसके अगेंस्ट काम करती है, रेजिस्टेंस नहीं है ये नॉर्मल, जब तक कि इसके साथ मैनिपुलेशन नहीं की गई है। ओके, तो दो हमने फीचर्स पढ़ लिए, एक आइडियल वेक्टर के, एक तो है ओरी प्रेजेंट होना चाहिए, एक सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। ये मार्कर क्या बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है सक्सेसफुली या नहीं हुई है। तीसरा है क्लोनिंग साइट्स इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए। अब यहाँ पे जो एलियन डीएनए है ना, दैट इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो जीन जिसको आप इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो। So in order to link the alien DNA, vector needs to have very few, बहुत कम, preferably single, एक ही recognition sites हो for the commonly used restriction enzyme, जो commonly use किया जाता है ना, जैसे एंडोन्यूक्लियस, तो उनके लिए ये प्लाज्मिड है। तो अगर सिर्फ एक यही प्रेफरेबली बोला ना सिंगल रिकॉग्निशन साइट, तो वो जो एंडोन्यूक्लियस है वो सिर्फ यहीं पे कट मारे तो एक पीस ये जो है अलग हो जाएगा और बाकी का पीस ये अलग हो जाएगा, तो दो पीस बन जाएंगे। लेकिन अगर रिकॉग्निशन साइट काफ़ी सारी है, मान लो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये तो पूरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ठीक है। फिर तो कोई यूज़ ही नहीं है, फिर तो ये हम कॉम्प्लिकेट कर देंगे इस प्रोसेस को। इसीलिए वेक्टर आइडियल कौन सा होता है? जिसमें रिकॉग्निशन साइट जो है मोस्ट प्रेफरेबली एक ही हो, और एक एंडोन्यूक्लियस के लिए, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही हो। अगर ज़्यादा हैं तो वो इसके लिए ना हो पर्टिकुलर, इसके लिए सिर्फ एक ही हो। अदर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उनके लिए हो सकती हैं कि आप जो है दूसरा यूज़ करें, लेकिन उनके लिए भी एक एक ही होनी चाहिए। ओके, गॉट इट। तो recognition sites for the commonly used restriction enzymes, presence of the vector will generate several fragments. अगर ज़्यादा होंगी तो क्या होगा कि ज़्यादा फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, जिससे आपकी जो जीन क्लोनिंग की प्रोसेस है कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। और द लाइगेशन होता है जोड़ना ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए। अब यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी PBR322, जो फर्स्ट आर्टिफिशियली मेड प्लाज्मिड है, वेक्टर है उसकी, ठीक है। तो PBR322 ये है, इसके अंदर हम देखेंगे कि दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स प्रेजेंट है, एक तो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होगा, इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के अंदर ना दो रिकॉग्निशन साइट है, ये जो दिखाया गया है ना PVU1 एंड PST1, ये दो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की रिकॉग्निशन साइट है। मतलब कि एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर इसको यहाँ से कट कर देगा, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कट कर देगा, तो इस प्लाज्मिड की एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी,
ओके तो अगर ऐसा एंडोन्यूक्लियस या ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला जिसने इसको यहाँ से कट किया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले रीजन से, तो इसकी एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। ओके अगला है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इसके अंदर भी दो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं या साइड से बोल सकते हैं, वो है बैम H1 और SAL1। ठीक है तो एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस भी है PBr 322 में और टेट्रासाइक्लिन की भी है। उसके अलावा दो और हैं, वो है HIND3। अच्छा हमने इससे पहले शायद पढ़ा है कि HIND2 जो था वो बैक्टीरियोफेज में से अलग किया गया। पहला क्या था? एंडो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है CLO1 EcoR1, इसके बारे में बात करेंगे अभी, EcoR1 के बारे में। ठीक है और यहाँ पे ये है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एंड देन दिस इज़ ROP। बेसिकली ये वो रेप्लिकेशन के लिए जो ज़रूरत होती है वो नेसेसरी प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करती है, वो साइट है ये। यहाँ पे भी एक रिकॉग्निशन साइट है PVU सेकेंड। ओके तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में पूछ लें कि क्या आइडियल फीचर्स हो सकते हैं वेक्टर के। वेक्टर के बारे में भी पूछेंगे तो भी आपको तो एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि सबसे पहले डेफिनेशन की वेक्टर होता क्या है, फिर कितने टाइप के यूज़ किए जाते हैं बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड, फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल से बताएंगे PBr 322 और वहाँ पे अगर इसका डायग्राम आप अगर आपको याद आ रहा है, चाहे भले ही पूरा ना आ रहा हो, एक दो चीज़ मिस भी हो जाए तो भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। ओके सो इस फिगर के अंदर ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBr 322। अच्छा PBr नाम क्यों है इसका? PBr नाम इसलिए है, P से है प्लाज्मिड, B और R इसके साइंटिस्ट के नाम है, 322 सीक्वेंस है। ठीक है शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स HIND3 EcoR1 बैम H1। बैम और सेल जो है ये टेट्रासाइक्लिन के हैं, PVU1 और PEST1 PST1 कैसे भी याद रख लो, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के हैं। ठीक है नेक्स्ट। हाँ जी अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन DNA। अब यहाँ पे फॉरेन DNA अगर आप खुद से बताओ अभी सोच के थोड़ा सा कि अगर ये जो टेट्रासाइक्लिन का ये जो पूरा जीन है और यहाँ पे जो है रिकॉग्निशन साइट है, अगर रिकॉग्निशन साइट पे अगर ये जो हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं उसने अगर यहाँ पे इसको कट किया या यहाँ पे कट किया और यहाँ पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो ये है, इसको अगर हम यहाँ पे डालते हैं रिकॉग्निशन साइट पे, ठीक है तो सीधी सी बात है कि इसकी टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आ गया है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन को हटा के रिप्लेस करके। ठीक है अब क्या होगा कि ये जो तैयार हो जाएगा ना हमारा जो प्लाज्मिड था जो अब वेक्टर बन चुका है, अब इसको ट्रांसफॉर्म करवाएंगे जो डिज़ायर्ड सेल है, मेनली जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर, और फिर देखेंगे कि अब कई कंडीशन में क्या होगा। अब इसकी एक कॉपी नहीं है, इसकी पहले कॉपी करेंगे काफ़ी सारी और फिर देखेंगे कि और एक बैक्टीरियल सेल भी नहीं, बैक्टीरियल सेल भी काफ़ी यूज़ की जाएंगी। तो फिर जिस भी कॉलोनी मान लो यहाँ पे कॉलोनी बन गई है, यहाँ पे कॉलोनी बन गई है और अब जो टेट्रासाइक्लिन है वो अच्छा इसकी रेप्लिका भी तैयार कर लेंगे, एक एग्जैक्टली हूबहू इसी के जैसी एक प्लेट तैयार कर लेंगे। ठीक है अब ये जो टेट्रासाइक्लिन है ना वो इस पर छिड़क के देखेंगे तो जो कॉलोनी मर जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसका मतलब ये था कि उसके पास टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस वाला जो जीन था वो नहीं था, इसलिए टेट्रासाइक्लिन छिड़कते ही वो ख़त्म हो गई। और अगर ये जीन्स नहीं था इसका मतलब यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इनकॉर्पोरेट सक्सेसफुल हो गया है और वो सेल के अंदर भी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो गया है। और जो कॉलोनी सर्वाइव कर जाएगी इसका मतलब भैया वो वैसी की वैसी है, उसके अंदर आपकी जो ये प्रयास किए थे ना अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के उसके टेट्रासाइक्लिन जीन को हटा के, इसका मतलब वो जो है वो इनकॉर्पोरेट या तो इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं या फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं। तो हम उस कॉलोनी को इस कॉलोनी को जो इसकी जो रेप्लिका सीट प्लेट जो हमने बनाई थी ना उसमें से उस कॉलोनी को हम अपनी ट्रांसफॉर्मेंट की तरह सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है तो इसके अंदर वही बात बताई गई है। देखिए यू कैन लाइगेट अ फॉरेन DNA एट बैम H1
जो टेट्रासाइक्लिन जीन का रिकॉग्निशन साइट है ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322 द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड? रिकम्बिनेंट का मतलब ये है कि आपने BAM-H1 पे कट मारा और वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे डाल दिया और इसीलिए उस प्लाज्मिड को रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कहा गया है। ठीक है, recombinant plasmids will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA जो आपका gene of interest है वो, but can still be selected out from non recombinant ones। कैसे select करेंगे? आपको 2 प्लेट्स तैयार करनी पड़ेंगी रेप्लिका और वहाँ पे आप टेट्रासाइक्लिन जो है वो छिड़क के देखेंगे। नॉन रिकम्बिनेंट जो होंगी वो तो सर्वाइव कर जाएंगी और जो रिकम्बिनेंट है रेप्लिका है ना, उसकी आपने डुप्लीकेट कॉपी तो रखी हुई है, ठीक है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। नॉन रिकम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन तो दोनों में रहेगा कि रेजिस्टेंस तो द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। द रिकम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, वो तो करेंगे क्योंकि दोनों में एम्पिसिलिन को तो रेजिस्टेंस को जीन्स को तो हमने चढ़ा ही नहीं है, बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। किसके अंदर? जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आ चुका है। बट नॉन रिकम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। ये घुमाया गया है टोटली, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है वो चीज़ अच्छे से कि बेसिकली टेट्रासाइक्लिन का ये BAM-H1 सीक्वेंस है, यहाँ पे कट मारा गया और यहाँ पे अपना फॉरेन DNA जो है वो डाल दिया गया। इससे क्या हुआ? टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस खत्म हो गई और अब क्या किया गया कि इसकी कॉपीज़ बना के सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया, ट्रांसफॉर्मेंट्स बनाए गए। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो कैसे डिसाइड करेंगे? भैया कॉलोनीज इसके अलग अलग बना लेंगे, टेट्रासाइक्लिन छिड़क देंगे इसके ऊपर, जो सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा, इसकी कॉपी बनाएंगे पहले तो, है ना, का 1-2 कॉपी बना के रख लेंगे रेप्लिका। अब इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन छिड़केंगे, जो सर्वाइव कर जाएगा इसका मतलब वो नॉन रिकम्बिनेंट है और जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इसका मतलब वो रिकम्बिनेंट था, वो जो है अपनी कुर्बानी दे चुका था, टेट्रासाइक्लिन जीन को रिप्लेस करके खुद आ बैठा था वहाँ पे, ठीक है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो। ओके, सो कहाँ थे? हेल्प इन द सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स whereas the other antibiotic resistant genes get inactivated due to insertion of alien DNA and help in selection of। अब ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या? सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज ये प्रोसेस जो है, जो अभी हमने बताई कि रेप्लिका बना लेंगे फिर टेट्रासाइक्लिन इस पर छिड़क के देखेंगे, ये थोड़ा कम्बरसम है, मुश्किल है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी पड़ेगी 2 प्लेट्स की। एक प्लेट बनाई, फिर ब्लोटिंग पेपर पे एक कॉलोनी ली, दूसरे पे फिर ट्रांसफ़र की, फिर रेप्लिका बन गई इसकी, उसके ऊपर फिर टेट्रासाइक्लिन छिड़क के देखा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल, तो ये एक सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ पे क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अगर एम्पिसिलिन के साथ छेड़छाड़ करती तो एम्पिसिलिन हो जाता रेजिस्टेंस जीन जो है। तो इसके अलावा ये थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। तो इसके अलावा एक जो है PUC8, इस वेक्टर के अंदर जो है ये वाली जो टेक्निक है ना, कहाँ गई? प्रोसीजर इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज कंबरसम। ओके, देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स, यहाँ पे दूसरा मार्कर यूज़ किया जाएगा, हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट। आप किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि एक जो कॉलोनी होगी उस वो कलरफुल होगी, दूसरी जो है कलरफुल नहीं होगी। कलरफुल वाली जो होगी ना वो ब्लू कलर शो करेगी। ब्लू कलर क्यों शो करेगी अभी बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए, एक सेकेंड, मान लीजिए ये प्लाज्मिड है, ठीक है, इसके अंदर Z जीन है और ये Z जीन जो है ना बीटा गैलेक्टोज, ये क्या बताया मैंने? एक सेकंड दोबारा से बताती हूँ। देखिए, ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड है। अगर इस प्लाज्मिड को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो यहाँ पे ये जीन रहेगा Z जीन, ठीक है। ये Z जीन का काम समझ लीजिए पहले। Z जीन का काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? अगर एक्स गैल के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं या छिड़क दें इसके ऊपर तो ये ब्लू कलर शो करता है। कैसा कलर? ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। अब हमको इस Z जीन के साथ छेड़खानी करनी है, मैनिपुलेशन करनी है। क्या करनी है कि यहाँ पे इसकी जगह पे ना अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इसको हटा के यहाँ से
और यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाल दें, तो क्या होगा, ये प्रोसेस होगी ही नहीं। क्या नहीं होगी, ना तो बीटा गैलेक्टोज जो है गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, ना ही इसके साथ रिएक्शन होगी, ना ही ब्लू कलर शो होगा। इसका मतलब कहने का ये है कि वो प्लाज्मिड जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जा चुका है वो ब्लू कलर कदापि शो नहीं करेगा। तो ये जो कलर की डिफ्रेंशिएशन है इससे हम पता लगा लेंगे कि जो ब्लू कलर शो नहीं करेगा इसका मतलब उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इसका मतलब वो रिकम्बिनेंट है, ठीक है। और जो शो करेगा इसका मतलब कि उसके अंदर अभी जेड जीन भी है, ये सारी प्रोसेस हो रही है, यानी ब्लू कलर शो करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है ये PUC8 वेक्टर, जो कि यहाँ पे बताया तो गया है लेकिन एक्सप्लेन तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कौन से वेक्टर की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है PUC8 वेक्टर की, जिसमें हाँ, डिफरेंशिएट रिकम्बिनेंट्स फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। In this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of the enzyme beta galactosidase. This result in inactivation of the enzyme. कौन सा enzyme? Z जीन, ठीक है, विच इज रेफर टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब इससे क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया Z जीन। क्यों? अपने फॉरेन DNA डाल दिया उसके यहाँ पे, तो इसे इसको बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। उसके अंदर आपको ये पूरा बताना पड़ेगा कि PUC8 वेक्टर के अंदर, वेक्टर बोल रही हूँ मैं, प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है कि जेड जीन प्रेजेंट होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है, वो एक्स गेल के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर शो करता है। तो अगर हम जेड जीन को रिप्लेस करके वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं तो ब्लू कलर शो नहीं होगा, इसका मतलब वो रिकम्बिनेंट है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट है। So the presence of chromogenic substrate gives blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert. समझ में आया, वही सेम चीज़ है। Presence of insert result into insertional inactivation of a galactosidase and the colonies do not produce, beta galactosidase है ये, do not produce any color. These are identified as recombinant colonies, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि क्लोनिंग साइट्स में एक तो हमने PBR 322 जिसके अंदर की जो रेजिस्टेंस था वो एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस था वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह लिया गया। दूसरा हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में ये देखा कि अगर किसी जीन को रिप्लेस करके दूसरा डाल देते हैं हम तो उससे जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फिर है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। थोड़ा सा प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो वेक्टर्स हैं जो क्लोनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उसकी बात करें। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं भूलना है, हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ एन आइडियल क्या वेक्टर। क्या क्या पढ़ा, ओरी होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। भैया आपको पता तो लगे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लोनिंग साइट्स कितनी होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट एक जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसके लिए एक जो है क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। हालांकि क्लोनिंग साइट और भी होंगी लेकिन वो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोल रही हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए होंगी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे PBR 322 में एक तो नहीं है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए है ये, ठीक है। तो मान लो अगर एंडोन्यूक्लियस आता है तो वो एक साइड पे ही कट मारेगा, बाकी को नहीं टच करेगा, फिर दूसरा है इनके लिए। ओके, आई थिंक मैं ये बात आपको क्लियर कर पाई हूँ। फिर उसके बाद है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में कौन से वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं क्लोनिंग के लिए। तो यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन्स ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स। आपको पता है कि प्लांट्स ने और एनिमल्स ने सिखाया हमें ये जो तरीका अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या कि कैसे अपने जीन्स को या बाहरी किसी जीन्स को किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए जीन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए। ये किससे सीखी हमने, प्लांट्स और एनिमल से सीखी है। प्लांट्स और एनिमल से नहीं, सॉरी, बैक्टीरिया और वायरस से सीखी है, ठीक है। किससे सीखी है, बैक्टीरिया और वायरस से सीखी है कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर उनके जीन्स के अंदर अपने या किसी फॉरेन DNA को या जीन को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, ठीक है। सो अब ये भी देख लेते हैं कौन से बैक्टीरिया वायरस से सीखी हमने ये चीज़। हाउ टू डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल्स एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरस वांट। तो बैक्टीरिया और वायरस अभी हमने देखा था ना कि बैक्टीरियोफेजेस जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरियल सेल में जाके उसी की मशीनरी को यूज़ करके
उसको इतना मतलब वो करके वीक करके उसको ब्लास्ट कर देते पूरा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक बैक्टीरिया की बात होगी। बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस। ये पैथोजन यानी बीमारी कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। बीमारी किस में कॉज करेगा? डाइकोट प्लांट्स में, मोनोकोट्स में नहीं करेगा, डाइकोट प्लांट्स में, ठीक है। इज एबल टू डिलीवर, अब ये भैया इंजीनियर साहब है हमारे, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस। ये क्या करते हैं? ये अपना जो जो प्लाज्मिड होता है ना, मान लो ये एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है ना, इसका ये तो अपना न्यूक्लियोइड हो गया, यहाँ पे एक प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड के अंदर ना इतना सा जो पोर्शन है ना, ये टीआई प्लाज्मिड कहलाता है। ये प्लाज्मिड का नाम क्या है? टीआई। टीआई का मतलब क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर क्या? गांठ, ठीक है। गांठ कहाँ पे कॉज करेगा? ये डाइकोट प्लांट के रूट में, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये टीडीएनए जो होता है ना, इसको ट्रांसफ़र कर देता है बिना मोलिकुलर सीजर्स को यूज़ किए हुए। ये इतना शाना, जो इतना समझदार जो है अपना इंजीनियर है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कौन? एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस क्या करेगा कि अ पीस ऑफ डीएनए, जिसको टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए, टीडीएनए की फुल फॉर्म है ट्रांसफर डीएनए, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। और ये क्या करेगा? अंदर जाके प्लांट के, मान लो ये रूट है, इधर जाएगा ये इसकी सेल में, मान लो ये सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद ये क्या करेगा? ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड है, ये क्या करेगा? यहाँ पे ये जो सेल है, इसकी रेप्लिकेशन, इसकी डिवीज़न को बढ़ा देगा। तो एक सेल से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल ऐसे, और ये अपने फ़ायदे के लिए कि भैया तुम न्यूट्रिशन दो मेरे को, ठीक है। और यहाँ पे बन जाती है एक पूरी गांठ सी, जिसको बोला जाता है क्राउन गाल डिजीज़, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले डिफाइन क्राउन गाल डिजीज़, तो यही सब बताना है उसमें कि एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस होता है, डाइकोट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, अपना टीआई जो प्लाज्मिड होता है उसका जो टीडीएनए होता है उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे जो ग्रोथ होती है सेल्स की वो अनलिमिटेड हो जाती है। कैंसरस सेल्स, नॉर्मल सेल्स जो है कैंसरियस में बदल जाती हैं, और जिससे ट्यूमर लुकिंग जो है ट्यूमर सा बन जाता है। और इसीलिए इस बीमारी को जो डाइकोट प्लांट्स में हुई, इसको क्राउन गाल डिजीज़ जो रूट्स में होती है उसको कहा जाता है, ठीक है। ओके, so tDNA to transfer normal plant cell into a tumor and direct these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogen. Similarly, retroviruses in animals have the ability to transform normal cells into cancerous cells, ठीक है। A better understanding of the art of delivering genes by pathogens in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens into useful vectors for delivering genes of interest into humans. The ट्यूमर इंड्यूसिंग, वही बताया ना मैंने, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एक्टोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। अब क्या किया गया ना, ये जो प्लाज्मिड था ना, जो किस में था? बैक्टीरियल सेल में, एग्रोबैक्टीरियम में, और ये यहाँ रूट के अंदर जो है क्राउन गाल डिजीज कोज कर रहा था। अब क्या किया गया ना, ये जो बीमारी थी ना, इस बीमारी कोजिंग जो जीन है उसको हटा दिया गया, और उसको हटा के अपने मतलब का जो जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम चाहते हैं कि भैया ये मल्टीप्लाई करे आगे चल के, उसको इसमें डाल देते हैं। अब इसकी पैथोजन वाले जीन को हटाना कहलाता है डिसआर्ममेंट, कि इसको हमने क्या कर दिया? डिसआर्म क्या होता है? हथियार, ठीक है। इसको हमने तो क्या बोलेंगे कि अपने फ़ायदे के लिए हमने एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस को क्या कर दिया? डिसआर्म करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके प्लांट सेल के अंदर क्या किया? इंट्रोड्यूस करवा दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। नाउ has now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic to the plants but is still able to use the mechanisms to deliver genes of our interest into a variety of plants. Similarly, अब देखिए ये तो बात हो जाती है प्लांट की। हमने देखा ना कि डाइकोट प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम कैसे ट्यूमर कोजिंग बन जाता है। एनिमल्स के अंदर क्या होगा? फिर एनिमल्स के अंदर होगा रेट्रोवायरस। उसमें बेसिकली क्या करेंगे? रेट्रोवायरस की भी, जैसे हमने एग्रोबैक्टीरियम की पैथोजेनिसिटी खत्म कर दी थी ना, डिसआर्म कर दिया था, ऐसे ही रेट्रोवायरस की कर लेंगे, ठीक है। उसकी भी जो जीन जो कोज कर रही है बीमारी को, उसको हटा देंगे और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसकी जगह पे डाल देंगे। हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के लिए क्या? रेट्रोवायरस। प्लांट सेल के लिए क्या? एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस। ये नेचुरल वेक्टर्स हैं, ठीक है। अभी हमने नेचुरल वेक्टर्स को अपने फ़ायदे के लिए क्या किया? उनको डिसआर्म कर दिया और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, बस इतना ही। अदरवाइज जो ये प्रोसेस करते आ रहे थे वो कंटिन्यू है, उसमें हमने छेड़छाड़ नहीं की। हमने खाली इनकी पैथोजेनिसिटी को ख़त्म किया और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें पुट कर दिया। ये लोग सदियों से जो काम करते आ रहे थे वो करते हैं, लेकिन हमने फिर उसको कैंसेरियस सेल्स को अपने फ़ायदे के लिए मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक है।
So once a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into a bacterial, plant or animal host where it multiplies. ठीक है जी. अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, ये वेक्टर का कंप्लीट हो गया. वेक्टर से देखिए आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप एमएससी के भी बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पेपर जो है उठा के देखें तो, और एचसीएस के भी अगर आप देखें तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पिछली बार भी पूछा गया है. ठीक है, वेक्टर से रिलेटेड. सो अगला है कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकम्बिनेंट. अब जी हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, वेक्टर को तैयार कर लिया कि भैया नाउ इट इज़ रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ. अब जिस सेल के अंदर इसको हमने क्या करना है, अंदर इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना है. अब एक तो वेक्टर के थ्रू था, दूसरा क्या था कि जो सेल होती है उसको कम्पिटेंट कैसे बनाएं, इस लायक कैसे बनाएं कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए. अकेला काम सिर्फ प्लाज्मिड और ये वेक्टर ये नहीं करेंगे, सेल को भी तो थोड़ा सा अपनी तैयारी करनी पड़ेगी ना. तो उसको कैसे तैयार करें कि वो आराम से ट्रांसफॉर्मेशन करवा ले. ठीक है. सो सिंस डीएनए इज़ अ हाइड्रोफिलिक मोलिक्यूल, डीएनए कैसा है, हाइड्रोफिलिक मोलिक्यूल है. हाइड्रोफिलिक यहाँ पे ये बात क्यों बताई गई है, क्योंकि कोई भी सेल है उसके आउटर में क्या होती है, अगर एनिमल सेल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की बाइलेयर होती है. लिपिड की बाइलेयर होती है, बीच में प्रोटीन या सरफेस के ऊपर प्रोटीन होते हैं. ठीक है, अब ये लिपिड की जो बाइलेयर होती है ना, लिपिड की बायलेयर जो होती है, ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है. ठीक है, और डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक. तो डीएनए इसके अंदर से जाएगा कैसे, क्योंकि ये हेड तो जो है वो हाइड्रोफोबिक है. ठीक है, सो इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन. वाई, यह मैंने बता दिया. इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड. अब बैक्टीरियल सेल के अंदर ही तो प्लाज्मिड जाएगा, क्योंकि उस उधर जाके ही ओरी के थ्रू वो रेप्लिकेट करके उसकी अपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जो हमने उसमें इतने एफर्ट्स डाल के उसको इनकॉर्पोरेट किया है, उसको रेप्लिकेट करके उसकी कॉपीज़ बनाएगा. ठीक है. सो ये बैक्टीरियल जो सेल है इसको तैयार करना, कम्पिटेट करना कि ये जो प्लाज्मिड है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको ले लिया आराम से. द बैक्टीरिया सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कम्पिटेंट टू मेकअप टू टेक अप डीएनए. दिस इज डन बाय ट्रीटिंग दम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, जैसे कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, कैल्शियम क्या है, डाइवेलेंट है ना, +2. तो इसके साथ ट्रीट करवा दो इसको. ठीक है, तो इसकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जो है इसके अंदर थोड़े पोर्स से हो जाएंगे. दिस इज डन बाय ट्रीटिंग विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन सच एज कैल्शियम विच इंक्रीजेज एफिशिएंसी विद विच डीएनए उससे फिर आराम से अंदर जा सकता है. एक तो ये हो गया. दूसरा होता है इलेक्ट्रोपोरेशन. एक तो हमने क्या पढ़ा, ये मेथड में से एक पढ़ लिया हमने क्या कि भाई क्या करवाएंगे, डाइवेलेंट, किसी भी डाइवेलेंट आयन से इसको रिएक्ट करवा देंगे कैल्शियम. दूसरा हमने क्या पढ़ा कि हम इसको हीट इलेक्ट्रिसिटी का झटका देंगे इसको, जिससे क्या होंगे, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से होल से बन जाएंगे जिसके थ्रू ये एंटर कर जाएगा. ठीक है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन. इलेक्ट्रिसिटी के झटके देना इसको, इलेक्ट्रोपोरेशन. ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ. पहला तो था पहला था डाइवेलेंट, अरे एक सेकेंड. तो पहले मेथड में हमने क्या देखा, डाइवेलेंट से उसके जो है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से उसको रिएक्ट करवाना. दूसरा हमने देखा इलेक्ट्रोपोरेशन. ओके, इलेक्ट्रोपोरेशन जिससे डीएनए जो है वो आराम से चला जाएगा उस बैक्टीरियल सेल के अंदर. ठीक है. तीसरा क्या है कि इसको हम हीट शॉक देंगे. हीट शॉक का मतलब ये नहीं खाली सिर्फ हम हाई टेम्परेचर पे इसको रखेंगे. हीट शॉक का मतलब है कि ये जो बैक्टीरियल सेल, एक सेकेंड, क्या ये जो बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर अभी हमने ये प्लाज्मिड जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसके लिए इस सेल को जब हम तैयार कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, एक बार आइस में, फिर इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे और फिर दोबारा आइस पे. तो मतलब इसको बेचारे को झटके देने हैं बेसिकली, एक बार गर्म एक बार ठंडा. ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं हीट शॉक थेरेपी. तो हमने 3 मेथड पढ़ लिए. ओके,
जिससे हम कम्पिटेंट बना सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो सेल है उसको, बैक्टीरियल सेल को आप कैसे कम्पिटेंट बनाएंगे। तो पहला हम उसको डाइवेलेंट आयंस की कंसंट्रेशन से उसको ट्रीट करेंगे। दूसरा हम माइक्रो बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोपोरेशन से उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पोरस बना देंगे। और तीसरा है हीट शॉक, ठीक है, 42 डिग्री सेल्सियस, उससे पहले बर्फ में और उसके बाद भी आइस में, ठीक है। दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए। दिस इज नॉट द ओनली वे। ये तो वेक्टर्स के थ्रू हो गया। अब क्या करना, देखो ये तो वेक्टर का सहारा लिया हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस सेल के जो है जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट करने में। कुछ डायरेक्ट मेथड है, कैसे, देखिए दो मेथड आपको याद रखने हैं, एक एनिमल के लिए, एनिमल सेल के लिए, और एक प्लांट सेल के लिए, ठीक है। एनिमल सेल के लिए है माइक्रो इंजेक्शन। इंजेक्शन नाम ही बता रहे हैं, ये आपकी सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो हम क्या करें कि इंजेक्शन के थ्रू जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सीधा डायरेक्टली यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये होगा सिर्फ एनिमल सेल के लिए, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। प्लांट सेल के लिए क्या करेंगे, गन मेथड है प्लांट सेल के लिए, बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या करेंगे, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको गोल्ड से, ठीक है, या टंगस्टन से उसको ऐसे क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और काफ़ी सारे इसके वो बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और वो एक गन टाइप में आती है, उससे ये जो सेल है आपकी प्लांट सेल है ना, ये तो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर इसको ऐसे धड़ाम धड़ाम से इसको गन मेथड के थ्रू इसको जो है बम्बार्डमेंट करवाएंगे। ओके, गॉट इट। तो ये दो मेथड हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन अ मेथड। अच्छा, कोटेड विद डीएनए, ये याद रखना कि अंदर गोल्ड रहेगा और इसके बाहर रहेगा डीएनए। बायोलिस्टिक और जीन मेथड। एंड द लास्ट मेथड यूजेस डिसआर्म्ड पैथोजन, जो हमने अभी पढ़े थे, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस और retrovirus vectors, which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host. Now that we have learnt about the tools for constructing recombinant DNA, let us discuss the process facilitated recombinant. अब अगली जो प्रोसेस आएगी वो है स्पूलिंग की। स्पूलिंग की मतलब क्या है, तो processes of recombinant DNA technology involve several steps in स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन। यस, ये स्टेप्स पूछे जा सकते हैं भाई, बिल्कुल। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो आपसे क्या क्वेश्चन करेंगे कि डिफाइन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या डिस्कस द स्टेप्स इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहला स्टेप होता है कि भैया अपनी इच्छा का जीन, जो आप जिसको मैं तब से जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रही हूँ ना, वो आप कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, कहीं से तो आपने उठाया होगा। तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आप तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब यहाँ पे है आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आइसोलेट करना, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आइसोलेट कर लिया आपने, ठीक है, अब उसको फ्रेगमेंट्स बनाएंगे उसके बाय यूजिंग एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, अब इससे आप अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट निकाल लेंगे। ओके, लाइगेशन ऑफ द, अब आपको जोड़ना है इस जो डिजायर्ड आपने जो जीन निकाला है या डीएनए निकाला है इसको वेक्टर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे। ओके, और अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफरिंग द रिकम्बिनेंट, ये तो रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया ना, आरडी, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए, इसको अब होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे। कल्चरिंग द, अब उसको जो है कल्चर करने का मतलब क्या है कि अब उसकी क्वांटिटी बढ़ानी, क्लोनिंग करनी है। अब कल्चर मेथड में भी दो कल्चर होते हैं, ठीक है, एक तो होता है बैच कल्चर ये जो कल्चरिंग कर रहे हैं ना, इसके अंदर भैया आपका सारा काम हो गया है, इसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट भी हो गया है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जो है ना मल्टीप्लाई करवाना है, ओके, क्योंकि एक दो जीन से तो हमारा काम चलेगा नहीं। तो इसको दो तरीके से, एक तो होता है बैच कल्चर और एक होता है आपका कंटिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर में क्या है कि न्यूट्रिएंट मीडियम एक ही बार डालेंगे, फिर उनकी ग्रोथ एकदम बढ़ेगी, फिर जो है घटनी शुरू हो जाएगी। और कंटिन्यूअस में क्या है कि आप कंटिन्यूअसली बीच बीच में न्यूट्रिएंट मीडियम डालते रहेंगे और ये चलता रहेगा। तो ये सबसे अच्छा होता है कंटिन्यूअस जो कल्चर होता है, ठीक है। तो कल्चर मेथड के थ्रू उसको हम जो है वो करेंगे, कहाँ गया, हाँ, इन मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ दी स्टेप्स इन सम डिटेल्स। अब सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डीएनए को कैसे निकालें,
ठीक है। इसी आइसोलेशन को स्पूलिंग के थ्रू हम डीएनए को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। सॉरी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में दिस इज डीएनए, ठीक है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म, फ्री फ्रॉम अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। इसीलिए जो है मान लीजिए मैं अमरूद खा रही हूँ, गुआवा, ठीक है। ये अब मेरे को इसमें से प्रोटीन ना सॉरी डीएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले क्रश करूँगी, ठीक है। इसकी बिल्कुल चटनी बना ली। अब उसको हमने लिया ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब, ये बना तो मैंने बिक कर दिया, बिक कर भी क्या पतीला बना दिया पूरा, ठीक है। ये देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ये क्रश्ड गवावा लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिल्ड इथेनॉल। व्हाट इज़ इथेनॉल? C2H5OH, ठीक है। और ये डालते ही ना ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, क्या, डीएनए, और उसको फिर हम मैग्नेटिक स्ट्रिप से ना ऐसे बाहर निकाल लेंगे, और इसी मेथड को कहा जाता है स्पूलिंग। इतना इजी है ये, कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए कहाँ था, हाँ, इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीएनए। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन इट नीड्स टू बी इन द प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में होगा तभी तो मॉलिक्यूलर सीजर चला के उसको अलग कर पाएंगे। पहले डीएनए मिले तो हमें पता लगे, मोलिकुलर सीजर पहले चला दिया और काट के ले आए हम प्रोटीन को, ठीक है। सो सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द membranes we have to break the cell open to release DNA along with other जितने डी आरएनए भी है सेल में, तो प्रोटीन भी है, पॉलीसेकेराइड्स भी हैं, लिपिड्स भी है, इन सब से हमने निजात पा लेनी है। कैसे? तो भाई प्रोटीन से निजात पाने के लिए प्रोटीएज डाल दो, ठीक है। आरएनए से निजात पाने के लिए आरएनएज डाल दो, ठीक है। लाइजोजाइम डाल दो। लाइजोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल, उसको तोड़ देगा, ताकि ये सारे जो प्रोटीन विटामिन जो भी डीएनए वगैरह है ना वो बाहर आ जाए, ठीक है। काइटिनेज, अगर फंगस है तो काइटिनेज डाल देंगे, मान लें कंटामिनेशन भी हो गई है तो, ठीक है। सेलुलेज डाल देंगे, प्लांट सेल। You know that genes are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histone। बिल्कुल, अगर आप डीएनए को देखेंगे तो आपको पता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ऐसे H2A, H2B, H3, H4 और ऐसे जो लिंकर डीएनए है, ये ऐसे जो न्यूक्लियोसोम बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ना न्यूक्लियोसोम का क्रोमेटिन, तो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर। द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस वेर इज प्रोटीन, वही सेम चीज़ जो मैंने अभी बताई थी, प्रोटीएज डाल दो। अदर मोलिक्यूल्स को आप जो है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर सकते हो, एंड प्योरीफाइड डीएनए को अल्टीमेटली जो है प्रोसिपिटेट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और चिल्ड एथेनॉल डालते ही, और इसको जो है आप फाइन थ्रेड्स जो आपको दिखेंगे सस्पेंशन में, उसको आप मैग्नेटिक टेप यूज़ करके, जो कि यहाँ पे यूज़ की जा रही है, ये देखिए ये यूज़ की जा रही है, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट्स हैं डीएनए के, ये चिल्ड इथेनॉल यहाँ पे डाल रखी है, और इसको जो है बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्पूलिंग। तो स्पूलिंग का एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहला स्टेप वो क्या था कि आपने डीएनए को कैसे आइसोलेट करना है, डीएनए को कैसे निकालना। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। ये जो डीएनए हमने स्पूलिंग से निकाला है ना, ये जो निकाला है, अब इसकी कटिंग करनी है स्पेसिफिक लोकेशन से। कटिंग करने का काम किसका है? हमारे मोलिकुलर सीजर्स का, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मोलिक्यूल विद रेस्ट्रिक्शन। क्या करना है भैया, एक जगह इन दोनों चीज़ों को रख लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, फिर उसको भी। तो जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अपना मतलब का जो बेस पेयर दिखेगा ना, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी, उसमें वहाँ पे वो कट मार देगा, ठीक है। और कट मारने के बाद जो हमारे पास जो जो देखिए क्या है, एट ऑप्टिमल कंडीशन फॉर व्हाट स्पेसिफिक एंजाइम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये किस लिए होती है? जो कट लग चुके हैं ना, जितने भी जो सीक्वेंसेस थे वहाँ पे आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, मान लीजिए आपका ये था डीएनए, ठीक है, क्या ही बन गया ये, एक सेकेंड। अब इसके ऊपर मान लो यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब आपने जैसे ही मोलिकुलर सीजर यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ किया, उसने यहाँ से कट कर दिया ऐसे, यहाँ से कट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब आपके पास क्या है? आपके पास ये टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट्स हैं। अब इन टुकड़ों का आप क्या करोगे? इनको आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करोगे, अलग अलग करोगे, ठीक है।
हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ ना, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो हम ऑलरेडी कर चुके। द प्रोसेस रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस, ठीक है। तो उसमें क्या किया था हमने बेसिकली, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने यहाँ पे कौन से वेल्स बनाए थे, यहाँ पे एनोड थी हमारी पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ कैथोड थी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाया था। यहाँ पे हमने डीएनए को इसके अंदर वेल्स के अंदर डाल दिया था। तो हमारे जो फ्रेगमेंट्स थे ना, वो बड़े फ्रेगमेंट्स तो यहाँ पीछे, फिर छोटे आगे, फिर उससे छोटे और आगे ऐसे ही मूव कर गए थे, और फिर हमने उसको जेल में से निकाल लिया था, जिसको इल्यूशन कहा था। ये वाली प्रोसेस यहाँ पे थोड़ी सी जो है बताई है, ठीक है। इल्यूशन से हमने क्या कर लिया, अपने जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको अलग कर लिया। अब हमारा मतलब का जो जीन है ना, वो आ चुका हमारे पास ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी हम बहुत सारी कॉपी बनाएंगे, कॉपी नहीं कॉपीज़, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, वो पीसीआर की टेक्निक से, ठीक है। मतलब एक कॉपी से हमारा काम नहीं चलने वाला भाई, इतना मशक्क़त करने के बाद ये हाथ आया है, तो इसकी कॉपीज़ तो बना के रख के लेंगे ना। अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके आप कॉपी करके रख लेते हो, ऐसे ही सेम इसका है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने कॉपी कर लेना। अब कॉपी कैसे करेंगे हम, पीसीआर से। व्हाट इज़ पीसीआर, तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का थर्ड जो स्टेप है, और इसको पीसीआर के तौर पे तो डेफिनेटली पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये बायोटेक्नोलॉजी में, पीसीआर, एलिसा, ठीक है, ये सब। तो पीसीआर टेक्निक बोल रही हूँ, प्रोसेस के स्टेप हैं 3, DAE से याद रख लेना, DAE बहुत इम्पोर्टेंट ये पूरी प्रोसेस है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के काम आती है जीन ऑफ इंटरेस्ट के, ठीक है। इसको इन विट्रो यानी लैब के अंदर करेंगे, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स यूज़ करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हमने इतनी मशक्क़त करके और यहाँ तक लेके आए हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब क्या करेंगे, अब ये जो डबल स्ट्रैंड है ना, इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने का बहुत ईजी तरीका है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है, इसको भैया 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दो, ये डीएनए जो है डीनेचर हो जाएगा। इसकी जो ये जो 2 भाग है ना, ये अलग अलग हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, जो टेम्पलेट्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, कितने डिग्री पे होता है, 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है। अब ये जो 2 स्ट्रैंड है, ये अलग अलग जो हो गए हैं, अब इनको दे दो प्राइमर, ठीक है। प्राइमर क्या होते हैं, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं ये यहाँ पे। ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को पकड़ पकड़ के यहाँ लगाना शुरू कर देंगे, और ये 2 बन जाएंगे ऐसे, ठीक है, 2 बन गए। यहाँ पे जब प्राइमर को जोड़ा जाता है ना दोनों टेम्पलेट्स पे, इस प्रोसेस को कहा जाता है एनीलिंग, ठीक है। और ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ऐसा नहीं है 92 पे चलती रहेगी सारी प्रोसेस भैया। ये जो है ना, ये प्राइमर है। अब प्राइमर के साथ साथ एक पॉलीमरेज भी चाहिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं ना हम, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्राइमर को जोड़ता है, इधर ओकाज़की फ्रेगमेंट बनते हैं एक साइड पे, एक साइड कंटिन्यूस चलती है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है इधर आके लगेगा, और यहाँ पे ये प्राइमर जो है ये ऐसे जुड़ता चला जाएगा, ये ऐसे जुड़ता चला जाएगा ऐसे, और ऐसे ही इधर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा गया अनीलिंग। ये जो स्टेप है पीसीआर का सेकंड स्टेप है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है ये, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डिनेचर करना, दोनों को अलग अलग कर देना 92 डिग्री, फिर प्राइमर को जोड़ के पॉलीमरेज काम करेगा। नहीं, अभी पॉलीमरेज नहीं आएगा, सॉरी। अभी तो अनीलिंग में प्राइमर जो है वो आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो है ना, अब एक्सटेंशन होगा, ये देख रहे हो, यहाँ से फिर ये एक्सटेंशन का मतलब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये 2 स्ट्रैंड ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कौन करेगा, पॉलीमरेज रिएक्शन, डीएनए पॉलीमरेज करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा वैसा डीएनए पॉलीमरेज नहीं करेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, और एंजाइम तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते, वो भी डीनेचर हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज लाया जाएगा, और उसको कहा जाता है टेक पॉलीमरेज, ठीक है। टेक पॉलीमरेज क्या है, अब इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि टेक पॉलीमरेज को डिफाइन करो, तो भी आपको ये प्रोसेस थोड़ी सी करके दिखानी पड़ेगी कि कहाँ पे वो यूज़ होता है। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा टेक पॉलीमरेज है क्या भैया, ये डीएनए पॉलीमरेज है, कहाँ से निकाला गया है, थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया है ना, उसमें से ये अलग तरह का पॉलीमरेज होता है। ये थर्मस से देख लो आप, हीट की बात हो रही है, तो बहुत ज़्यादा हीट में भी ये पॉलीमरेज जो है करता है, मतलब कि जो प्राइमर होते हैं उनकी एक्सटेंशन करके 2 डीएनए जो है बना देता है,
ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा अलग है। तो थर्मस एक्वाटिकस से लिया गया, थर्मस से टी और एक्वाटिकस से AQ, ठीक है। तो टैक पॉलीमरेज इसको कहा जाता है। तो टैक पॉलीमरेज कितने डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है भाई? 70 डिग्री, याद रख लेना। डिनेचुरेशन 92 डिग्री, एनिलिंग 55 डिग्री और एक्सटेंशन 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लिख सकते हो आप अपनी NCERT में भी। तो ये हो गई हमारी PCR। इसमें ना एक स्टेप थोड़ा सा मिसिंग है। कौन सा? कि यहाँ पे ना इन्होंने डिनेचर किया ना, तो इसको बिल्कुल अलग अलग दिखा देते एक बार, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके दिखा देते डिनेचुरेशन, ठीक है। फिर बाद में अगले स्टेप में ये प्राइमर को यहाँ पे ऐड कर देते, बट कोई नहीं, अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो सेट ऑफ प्राइमर यानी अनिलिंग की बात हो रही है। Small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of DNA and the enzyme DNA polymerase. The enzyme extends the primer using the nucleotide provided in the reaction and the genomic DNA assembly. कुछ नहीं है, वही सब चीज़ है. If the process of replication of DNA repeated many times, the segment of DNA can be amplified to कितनी बार? बिलियन टाइम्स, 1 बिलियन कॉपीज बनाई जाती हैं. सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. नाम क्या है बैक्टीरिया का? थर्मस एक्वाटिकस. 2 बैक्टीरियम के याद नाम रख लेने यहाँ पे, एक तो एग्रोबैक्टीरियम टोबिफेसियंस था, एक ये थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है. विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड denaturation of the double stranded DNA 92 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड. द एम्प्लीफाइड सेगमेंट फ्रेगमेंट. समझ में नहीं आया टेम्परेचर तो आप थोड़ा सा पॉज करके पीछे रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं. इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग, ठीक है. अब आ जाता है अगला स्टेप. अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल. ये देखिए, हमने अपने मर्जी का जो डीएनए था ना, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसके हमने बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना ली. अब कॉपीज़ बना के हम क्या करेंगे? संदूक में रख के तो इसको जो है ख़राब नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे? इन कॉपीज़ को हम इंसर्ट करेंगे. किस में इंसर्ट करेंगे? होस्ट सेल में. होस्ट सेल कौन सी होगी? होस्ट सेल वो होगी जहाँ पे जाके फिर ये देखिए, देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल्स जहाँ पे इसको आफ्टर मेकिंग them competent to receive take up DNA present in its surroundings. So if a recombinant DNA bearing gene for resistance to antibiotic, वो selectable marker वाली बात आ गई है. ओके, सेम चीज़ वहीं सेलेक्टेबल मार्कर की जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ये क्या है? व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए, हाँ फॉरेन जीन नहीं है ये, वही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ही है. कंफ्यूज नहीं होना है, ये बार बार टर्म चेंज कर रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. तो अब जो हमने फॉरेन जीन जो थी ना अपनी, फॉरेन जीन बोल रही मैं भी, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसका आपने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया, फिर उसको सेल के अंदर डाला, अब वो जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया ना, वो कैसे ऑब्टेन करना, उसकी बात हो रही है, ठीक है. तो जब भी आप ये जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालते हैं क्लोनिंग वेक्टर में और फिर आप उसको बैक्टीरियल, प्लांट या एनिमल सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो एलियन डीएनए नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मल्टीप्लाई होता है. इन ऑलमोस्ट ऑल रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज द अल्टीमेट एम क्या होता है? डिज़ायरेबल प्रोटीन बनाना. तो क्या करेंगे अगर वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए? जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि भैया कोई प्रोटीन बनाएगा ना वो, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हमने डाला है तो उसका एक्सप्रेशन भी तो ज़रूरी है, तभी तो प्रोटीन बनेगा. वो प्रोटीन से ही तो सारा काम होगा ना फिर. हेंस देयर इज़ नीड फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है. Foreign gene gets expressed under appropriate conditions. The expression of foreign gene in host cell involve understanding many technical details. After having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on. अब भैया उसको हम लार्ज स्केल में पूरी फैक्ट्री भी लगा सकते हैं उसके लिए, क्योंकि वो तो हमारे काम, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि हमारे काम की चीज़ है, ठीक है. ठीक है. इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलोगस, ये कुछ नहीं है, इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट प्रोटीन. द सेल्स हार्बरिंग क्लोन्ड जीन्स ऑफ इंटरेस्ट में बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन लैब में स्मॉल स्केल में, बड़े के लिए आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी. द कल्चर्स में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग डिजायर्ड प्रोटीन्स. मैंने बताया था ना, कल्चर दो तरीके से कर सकते हैं. एंड देन प्रोटीन जो है वो बना लिया, अब उसको प्योरीफाई करेंगे अलग अलग सेपरेटिंग टेक्निक यूज़ करके. द सेल्स कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड इन कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम. बताया ना मैंने, बैच कल्चर और कंटिन्यूस. बैच में क्या कर रहे थे? न्यूट्रिएंट्स एक बार डाल दिया छुट्टी. कंटिन्यूस में क्या है? बार बार न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, जैसे वो कंटिन्यूसली चल रहा है. वेर इन द यूज्ड मीडियम को जो है नाली में फेंक देंगे,
मतलब साथ साथ निकालते रहेंगे और फ्रेश मीडियम एक साइड से हम ऐड करते रहेंगे। तो यही होता है कंटिन्यूस कंटिन्यूस कल्चर में, ठीक है। बैच कल्चर में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होगा कि अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न लग सकता है, मैं फिर से बता देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बार न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर जो ये हमने बैक्टीरिया डाला था वो ग्रो किया ऐसे बिल्कुल, लेकिन फिर न्यूट्रिएंट मीडियम ख़त्म हो गया, फिर क्या होगा, फिर पतन की तरफ चल दिया, ठीक है। ये तो है बैच कल्चर। कंटिन्यूस में क्या होगा, कंटिन्यूस में अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम डाल रही हूँ तो यहाँ से जो यूज्ड है उसको निकाल रही हूँ, कंटिन्यूस चल रहा है, तो इसकी ग्रोथ चलती जाएगी। न्यूट्रिएंट मीडियम खत्म ही नहीं हो रहा, तो वो एक्टिव लॉग फेज में रहेगी ऐसे, ठीक है। गॉट इट। सो एक्टिव लॉग एक्सपोनेंशियल फेज में रहेगी। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस लार्जर बायोमास लीडिंग, सीधी सी बात है भैया, कंटिन्यूसली अच्छी चीज़ें जा रही, बुरी चीज़ें निकल रही हैं, तो वो ग्रोथ तो होगी डेफिनेटली। ओके, सो क्या हो गया, हाँ, स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड अप। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर जो होते हैं उसमें ज़्यादा यील्ड नहीं आती, और लार्ज क्वांटिटी में अगर आपको किसी चीज़ को बनाना है तो आपको यूज़ करने पड़ेंगे बायो रिएक्टर्स। नाम से ही पता लग रहा है ना कि वहाँ पे आपने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, वो खूब करोड़ों की तादाद में जो है बनाने के लिए आपको बायो रिएक्टर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो 100 से 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर्स कैन बी प्रोसेस्ड वॉज रिक्वायर्ड। दस बायो रिएक्टर्स कैन बी थॉट ऑफ एज वेसल्स। क्या होते हैं बायो रिएक्टर, पूछ लेंगे क्वेश्चन। तो ये वेसल्स होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल को डाला जाता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, इंडिविजुअल एंजाइम्स बनाने के लिए एक्सेट्रा, यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल्स को यूज़ करके। बायो रिएक्टर जो है वो, इसकी खासियत ये होती है कि वो कंडीशंस जो है वो सारी, भैया कितनी पीएच होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी एयर होनी चाहिए, सारी चीज़ें सेट होती हैं। तो वो जो जो क्या बोलते हैं ग्रोथ होती है ना, वो अनलिमिटेड टाइप में चलती रहती है, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स दो तरह के हैं, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं। चैप्टर आपका फिनिश होने की उस पे है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज बाय आर ऑफ स्टरिंग टाइप। देखिए यहाँ पे ये क्या लगा रखे हैं, ये दिख रहे हैं, ये इम्पेलर्स हैं, ये जो है ये इम्पेलर्स, ये क्या कर रहे हैं, जो आपने यहाँ पे अपना जो कल्चर डाल दिया ना, अब उसके अंदर एरेशन अच्छे से आए तो ये मोटर घूम रही है, ठीक है। और कल्चर ग्रोथ को हटाने के लिए ये स्टीराइल एरिया से, स्टीराइल एयर यूज़ करनी है, ऐसा नहीं है कि कंटामिनेटेड एयर यूज़ करें, ठीक है। फिर तो सारा कल्चर करना किसी चीज़ का था हो कुछ जाएगा, ठीक है। एसिड बेस को भी बिल्कुल ढंग से इसमें देखा जा, कंट्रोल किया जाता है पीएच को। और स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, एक तो ये है, ये स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। ये है स्पार्ज वाले में देखिए यहाँ पे, इधर देखिए, इधर जो है ना ये लगाया गया है बबल्स इंक्रीज। तो यहाँ पे एयर जाके सीधा इधर बबल्स के तौर पे इधर जाएगी, ये सरफेस जो है उबड़ खाबड़ होगा, पानी हिलेगा तो यहाँ पे भी एयर जो है एंट्रैप हो जाएगी। जो बबल्स निकल रहे हैं इनके चारों तरफ भी एयर होगी, तो इसमें एयर की क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी तरीके से कल्चर को मिलती रहेगी। स्टर्ड टैंक रिएक्टर इज़ यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद अ कर्व्ड फेस बेस टू फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ द स्टरर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन, मिक्सिंग भी कर रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है। इसके अंदर मिक्सिंग नहीं हो रही स्पार्ज के अंदर, ठीक है। तो इफ़ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट द बायोरिएक्टर हैज़ एन एजिटेटर सिस्टम, ये एजिटेटर सिस्टम है, ठीक है। एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल है, टेम्परेचर कंट्रोल है, पीएच कंट्रोल है, सैम्पलिंग पोर्ट्स सो दैट स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियडिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें बायोरिएक्टर्स के बारे में इसमें बताया गया है कि दो तरह के हैं। बेसिकली अगर आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि क्यों यूज़ होता है बायोरिएक्टर, सबसे पहले होते क्या हैं, यूज़ क्या होता है, टाइप्स क्या हैं, ठीक है। अगला छोटा सा टॉपिक है, ये है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बेसिकली आपने जो अभी तक करके जो प्रोडक्ट निकाला है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज जो प्रोडक्ट है उसको आपको मार्केट में तो बेचना ही होगा ना, ठीक है। तो मार्केटिंग करने से पहले जिस प्रोसेस से आप निकलेंगे ना उसी को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है इसमें सबसे पहला स्टेप है सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन। सेपरेट करेंगे, मान ली इसी में से निकाला, उसको सेपरेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। विच आर कलेक्टिवली, इसी को सेपरेशन प्योरीफिकेशन को ही डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहा जाता है। प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड, अब उसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स मिलाएंगे कुछ ताकि ख़राब ना हो, प्रेजर्वेटिव्स एडिशन दूसरा स्टेप है, ठीक है। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स। अब इसकी ट्रायल्स होंगी भाई। तीसरा, वैक्सीनेशन की हमने पढ़ी थी ना, उसमें ट्रायल्स होती हैं,
कोरोना की वैक्सीन की ट्रायल्स, ठीक है, ट्राई करके देखो क्या क्या नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं इन केस ऑफ ड्रग्स। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, देखा जाएगा कि कितनी देर के लिए क्या करना है, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर आपका जो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अगला चैप्टर जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही है, उसके अंदर हम यूजेस एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की वो डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उसी चैप्टर के साथ। धन्यवाद।